नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। अपन बात कर रहे थे महत्वपूर्ण प्रश्नों की शानदार सीरीज, जिसमें आपके जो साइंस बुक का लास्ट नंबर चैप्टर है, चैप्टर नंबर 16 प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, उसके हम महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। इस बार की दृष्टि से देखा जाए तो इस बार एग्जाम के अंदर आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप का इसमें से सिर्फ क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन, लेकिन अपना एक एक नंबर ही हमें जोड़ जोड़कर अपना जो टारगेट है उसको कंप्लीट करना है और बहुत ही अच्छे नंबर आपको साइंस में लेके आने हैं। तो चलिए जल्दी से हम देख लेते हैं हमारे इस चैप्टर के कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें से सिर्फ आपके एमसीक्यूज प्रश्न ही आने वाला है, तो इन प्रश्नों को आप अच्छे से ध्यान में रखें और कुछ आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु भी बताए जाएंगे, वो आपको ध्यान में रखने हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप जो प्रश्न है उनके विद आंसर के साथ दोनों ही लैंग्वेज में देखते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, वो प्रश्न दिया हुआ है, टेहरी बांध किस नदी पर है? टेहरी डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? टेहरी जो डैम है वो कौन सी रिवर पर सिचुएटेड है? तो गंगा नदी है, नर्मदा है, सोम है या फिर चंबल है? कौन सी रिवर पर है? ठीक है, तो जो टिहरी बांध है वो गंगा नदी पर है। कौन सी नदी पर है? गंगा नदी पर। ऐसा क्वेश्चन हमने 14 नंबर चैप्टर में भी देखा था, वहां पर भी है, यहां पर भी है, दोनों को आपको अच्छे से कवर करना है। दूसरा हमारा प्रश्न है, कुलह कौन से प्रदेश की सिंचाई प्रणाली है? कुलह जो है यानी कुलह इज द कैनाल इरिगेशन सिस्टम ऑफ विच स्टेट? कौन से स्टेट की है? तो हिमाचल प्रदेश। कौन से का है? हिमाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, वहां पर क्या किया जाता है, छोटे छोटे वो जो डैम टाइप में बनाकर जल संग्रहण करके वहां पर जो सिंचाई की जाती है उनको हम कुलह कहते हैं। गंगा सफाई योजना कब प्रारंभ की हुई थी? गंगा जो सफाई जो योजना है वो कब प्रारंभ हुई थी? व्हेन वाज द गंगा क्लीनिंग स्कीम स्टार्टेड? तो कौन सा है? 1986, 84, 82 या 85? तो हमें याद रखना है 1985 के अंदर जो गंगा है उसका सफाई प्रोग्राम चालू किया गया था। नेक्स्ट हमारा है, जैव विविधता के विशिष्ट स्थल कौन से हैं? बायोडायवर्सिटी कौन से स्पॉट को कहते हैं? कौन से स्थान को कहते हैं? कौन से प्लेस को कहते हैं? बायोडायवर्सिटी शहर को कहते हैं, गांव को कहते हैं, विलेज को कहते हैं, वन यानी फॉरेस्ट को कहते हैं, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो बायोडायवर्सिटी कौन सा जगह होता है? वो स्थान जहां पर क्या है, बहुत तरह की जीवों की विविधताएं पाई जाती है, पेड़ पौधों में हो सकती है, जीव जंतुओं में हो सकती है। तो वो कहां पर होगी? शहर में तो सिर्फ इंसान ही रहेंगे, तो वहां जीव विविधता है नहीं। तो ऐसी जैव विविधता जो यहाँ किसमें पाई जाती है? जंगल के अंदर। वहां बहुत सारे तरह के जीव जातियों की जीव जंतुओं की प्रजातियां पाई जाती है, पेड़ पौधों की प्रजातियां पाई जाती है। तो वह क्षेत्र जहां पर क्या होती है, अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है, उसको हम जैव विविधता के विविध स्थल या बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट कहते हैं। इसके बाद में है, शहर में जल संग्रहण की राजस्थान में जल संग्रहण की पुरानी संकल्पना कौन सी है? ठीक है, द ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर कंजर्वेशन इन राजस्थान इज? राजस्थान के अंदर वाटर कंजर्वेशन की ओल्ड जो कॉन्सेप्ट है वो कौन सा है? बंधारस, कुलह, एरिस या फिर खदीन? तो राजस्थान का कौन है? खदीन है। राजस्थान का कौन है? खदीन। नेक्स्ट हमारा छठा प्रश्न है, अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सबसे पहले तो इसकी थोड़ी सी घटना के बारे में जान लेते हैं। अमृता देवी जो हम राजस्थान के खेजरली गांव में हुई थी। ठीक है, उस समय जो राजा ने अपने महल में लकड़ियों की जरूरत के लिए क्या किया था, वहां पर खेजड़ी पेड़ काटने के लिए जो आदेश दिए थे, तो वहां पर जो लोग काटने गए थे उनके, तो उन्होंने क्या कर दिया था, वहां पर पेड़ काटने के लिए जैसे अमृता देवी को पता चला तो वो अपने परिवार के साथ और गांव को लेकर वहां पहुंच गई और पेड़ों से लिपट कर क्या किया था, उन्होंने 363 लोगों को क्या कर दिया था, वहां पर अपना बलिदान दे दिया था, सिर्फ उनको बचाने के लिए। तो सबसे पहले ये जो अमृता देवी जो है खेजरली गांव से संबंधित है। खेजरली गांव जोधपुर जिले राजस्थान में है, राजस्थान के जोधपुर जिले में है खेजरली गांव। ठीक है, इसका संबंध किससे है? राजस्थान से है। ठीक है, यहाँ पर 363 लोगों ने अपना बलिदान दिया था। ठीक है, इसका नेतृत्व अमृता देवी ने किया था। ठीक है, इसके उपलक्ष्य में कौन सा पुरस्कार दिया था? जीव संरक्षण यानी एनिमल कंजर्वेशन, जल संरक्षण यानी वाटर कंजर्वेशन, पर्यावरण संरक्षण यानी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो वो है जीव संरक्षण। किसके लिए? जीव संरक्षण के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है, उनके उपलक्ष्य में ये पुरस्कार दिया जाता है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? सरदार सरोवर कौन सी नदी पर है? गंगा नदी पर है, नर्मदा पर है, यमुना पर है या फिर चंबल पर है? तो जो सरदार सरोवर है वो कौन सी पर है? नर्मदा नदी पर है। कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको 2-3 तरह से पूछा जा सकता है, तो आपको सभी तरह से इसको कवर करना है। नेक्स्ट है, मानव की आंत में कौन सा जीवाणु होता है जो गंगा नदी को दूषित करता है? यानी मानव आंत में आपसे ये पूछा जाए, जल दूषित होने के लिए कौन से जीवाणु की उपस्थिति आपको दर्शाती है कि जल दूषित है? ठीक है, कौन सा है? राइबोजियम है, राइजोबियम है या कोलिफॉर्म है या फिर फीताकर्मी है या फिर
प्लाज्मोडियम है। तो जो जल के अंदर जो जीवाणु जिसकी उपस्थिति ये दर्शाती है कि जल दूषित है वो है कोलीफॉर्म। कौन सा है? कोलीफॉर्म। ध्यान रखना अच्छे से, ये मानव की आंत में पाया जाता है, हमारे इंटेस्टाइन में यानी आंत में पाया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। दिया विच बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन द ह्यूमन इंटेस्टाइन विच कंटिमेंट्स द रिवर गंगा। ये जिसके अंदर ये बताता है कि ये जो जल है गंगा का वो क्या हो चुका है? दूषित हो चुका है, खराब हो चुका है, मतलब ठीक है, पॉल्यूटेड हो चुका है। तो इसके लिए कौन सा बैक्टीरिया है? तो वो है कौन सा? कोलीफॉर्म। अच्छे से याद रखना है, कोलीफॉर्म जो जीवाणु है वो दर्शाता है जल की दूषितता को, संदूषित होने को। ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, O2 यानी ऑक्सीजन, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। तो जो ग्रीन हाउस है उसको हम कौन सी गैस को कहते हैं? CO2 को। कार्बन डाइऑक्साइड को हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो विषैली गैस होती है। वो क्या होती है? विषैली गैस, ठीक है। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति या बहुत कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में ईंधन को जलाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, ये एक विषैली गैस होती है। अगला है राजस्थान की जल संग्रहण की पारंपरिक व्यवस्था कौन सी है? फिर से ये एक हम पर्सन पढ़ चुके हैं, ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग इन राजस्थान। तो कौन सा है? बंदारस, कुल्लू, एरिस या खादीन। तो हम यहाँ पर पढ़ के हैं राजस्थान का संबंध किससे है? खादीन से। तो ये इसके महत्वपूर्ण 10 MCQs हैं, आप इनको अच्छे से कर लेते हो तो निश्चित तौर पर इनमें से आपको नंबर में जो क्वेश्चन है वो मिल जाएगा। कुछ एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको ध्यान में रखने, इनमें से आपके क्वेश्चन बनता है तो आपको ये चीजें याद रखनी है। जल संग्रहण की पारंपरिक व्यवस्था, ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ वाटर स्टोरेज या हार्वेस्टिंग कह सकते हैं। वाटर स्टोरेज के ट्रेडिशनल सिस्टम कौन कौन से पुराने जमाने में? तो इनका संबंध राजस्थान से जो है वो खादीन और नाड़ी। खादीन और नाड़ी का संबंध किससे है? राजस्थान से। जल संग्रहण की खादीन राजस्थान से। दूसरा है महाराष्ट्र में कौन सा है? महाराष्ट्र में बंदारस या ताल। बंदारस या ताल का संबंध कहां से है? वहां पे जो पानी स्टोर करने का सिस्टम है बंदारस या ताल जिसको कहते हैं। बिहार के अंदर कौन सा है? अहार या पाइन। अहार या पाइन का संबंध बिहार से है। हिमाचल प्रदेश कौन सा है? कुल्लू। हिमाचल प्रदेश का क्या है? कुल्लू। ये हमने यहाँ पर पर्सन देखा था, यहाँ से हिमाचल के अंदर वो जो पर्सन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, एक पहले भी स्टार्टिंग में हमने देखा था। तो कुल्लू किसका संबंध किससे? हिमाचल से। जम्मू का संबंध है तालाब से। जम्मू का संबंध किससे है? तालाब से। तमिलनाडु का संबंध है एरिस से। ये भी इंपॉर्टेंट पर्सन है। तमिलनाडु का संबंध है एरिस से, या टैंक भी कहते हैं इसको, ध्यान रखना। एरिस या टैंक भी लिखा हो सकता है। अगला है केरल का किसका है? सुरगम से। केरल का किससे है? सुरगम से। कर्नाटक का संबंध किससे? कट्टा। कर्नाटक से कट्टा, याद रख सकते हो, कर्नाटक से कट्टा। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों से है बंदिश। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से बंदिश। तो ये हमें कुछ ट्रेडिशनल जो वाटर स्टोरेज के सिस्टम है, यानी पारंपरिक जो जल संग्रहण की जो विधियां हैं, इनको नाम याद रखना। इनमें से आपके ऑब्जेक्टिव टाइप का पर्सन बन सकता है। या तो ये पूछेगा खादीन किस राज्य से संबंधित है, या फिर राज्य से संबंधित निम्न में से कौन सा है। 4 नाम आपके देख के पूछा जा सकता है। तो अगर आप इन टॉपिकों को इस चैप्टर के लिए अच्छे से क्लियर कर लेते हो तो निश्चित तौर पे इस चैप्टर में आने वाले क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन फिर से ध्यान रखना है, अगर आपका टारगेट 100 या 99.5 प्लस है तो फिर आपको क्या करना है? पूरे चैप्टर को अच्छे से एक बार रिवाइज करना है, और फिर हमें अंडरलाइन करनी है जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है या इंपॉर्टेंट जो लाइन है उसको अंडरलाइन करना है, क्योंकि 1 नंबर का पर्सन उन्हीं लाइन में से बनने वाला है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज के साथ, उनके चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।